हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वंदे मातरम। हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर हमने अपने पूर्व लेक्चर में किया था कि मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में हमने स्टडी की। इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में हमने स्टडी की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स थे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, जिसमें मॉन्स प्यूबिस और क्लिटोरिस पार्ट हमने देखा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन मेम्ब्रेन के बारे में हमने चर्चा की, जिससे अक्सर अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसके बाद में मेमोरी ग्लैंड में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी जो पूर्व में स्किन की ग्लैंड है जो मॉडिफाइड होके यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड बनाती है, जिसमें हमने कहा था कि स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड है, दो प्रकार की ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड बनाती है, लेकिन टिप ऑफ द मेमोरी ग्लैंड है वो एरियोला रीजन है, वो मॉडिफिकेशन होता है सेबेसियस ग्लैंड से है, जहां ऑयली रीजन ज्यादा होता है, ऑयली पार्ट ज्यादा होता है, ऑयल का सीक्रेशन ज्यादा होता है। तो ये बात हमने की थी वहां पर। अब आगे हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर। इस इंपॉर्टेंट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी पाई जाती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है, जिसके कारण फीमेल के अंदर जटिलता आती है और कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए साइकिल किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि एक फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स बनती है वो कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हुए ये साइकिल वो यहाँ पर फंक्शन करेंगे। तो हम एक स्लाइड के द्वारा यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, हम यहाँ पर अपना हेडिंग लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, इस साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेमल्स के अंदर यहाँ हम ध्यान रखें कि अपने जो सिलेबस के अंदर यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल है, लेकिन इसके कंपेयर में अदर मेमल भी कर लेते हैं, तो अपन केवल नाम से वाकिफ रहेंगे कि अन्य मेमल और यहाँ पर प्राइमेट मेमल और ह्यूमन जो मेमल है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ तो मेमल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दो प्रकार का यहाँ पर होता है। एक साइकिल को हम कहेंगे ऑयस्ट्रस साइकिल है, ऑयस्ट्रस साइकिल कहेंगे, और दूसरे साइकिल को हम यहाँ पर मेनेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन द मेमल फीमेल। ऑयस्ट्रल साइकिल है जिसे हम यहाँ पर एस्ट्रस चक्कर भी कहते हैं, इसे हम रज चक्कर है या मासिक स्राव चक्कर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का साइकिल हुआ। ऑयस्ट्रल साइकिल है वो यहाँ किसके अंदर पाया जाता है, तो प्राइमेट को छोड़कर हम यहाँ पर बात करें, प्राइमेट जो है उसको हम यदि छोड़ दें यहाँ, तो रिमेनिंग जितने भी फीमेल मेमल है, जितने भी रिमेनिंग फीमेल मेमल है, फीमेल मेमल से उसके अंदर जो साइकिल पाया जाता है फीमेल मेमल, अन्य स्तनी पाई जाती है, मादा स्तनी होती है, उनके अंदर जो साइकिल पाया जाता है उस साइकिल को हम कहते हैं ऑयस्ट्रस प्रकार का, एस्ट्रस प्रकार का चक्कर कहते हैं। एस्ट्रस चक्कर का मीनिंग ये है, एस्ट्रस फेज का मीनिंग ये है कि इसके अंदर फीमेल है वो मेल के साथ कोइटस है वो एक विशेष समय करती है, विशेष टाइम पर करती है। उस टाइम को हम कहते हैं उत्तेजन प्रावस्था या हेटिंग अवस्था अपन कहते हैं। उस हेटिंग अवस्था में फीमेल है वो यहाँ पर मेल के साथ में कोपुलेट करती है और उसी समय उसमें कंसीव की क्रिया होगी, उसी समय उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर या कह सकते हैं नॉन प्राइमेट फीमेल में जो चक्कर होता है उसको हम कहेंगे ऑयस्ट्रस चक्कर। हम डिटेल करेंगे यहाँ पर मेनेस्ट्रुअल साइकिल की। मेनेस्ट्रुअल साइकिल पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि किन प्राणियों के अंदर पाया जाता है, कौन से एनिमल है उनके अंदर होता है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेमल्स के अंदर जो साइकिल पाया जाता है, चक्कर पाया जाता है, ऐसे साइकिल को हम यहाँ मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। मेमल में भी कौन सी मेमल के अंदर है, तो आप कहोगे यहाँ पर प्राइमेट के अंदर भी, प्राइमेट के अंदर इस प्रकार का साइकिल होता है। प्राइमेट में भी कौन से प्राइमेट हो सकते हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे ह्यूमन है एक ऐसा प्राइमेट है जो इसके अंदर साइकिल होता है। इसी के अलावा अपन कहेंगे मंकी है, इसी प्रकार का साइकिल है, इसी प्रकार का एनिमल है जिसमें ये चक्कर होता है। इसी प्रकार एक एनिमल और है, हम कहेंगे एप जो है, इसके अंदर भी इसी प्रकार का चक्कर संपन्न होता है। तो यहाँ मेनेस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर हुआ, मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट मेमल के अंदर हुआ। ह्यूमन, मंकी और एप, ये तीन प्रकार के एनिमल ऐसे हैं जो ये इसकी फीमेल है इस चक्कर को यहाँ पर दर्शाती है। यहाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद में दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि ये चक्कर किन फीमेल के अंदर
अर्थात तो ह्यूमन, मंकी और एप के अंदर है, लेकिन इसमें भी कौन सी फीमेल के अंदर यहां पर ये होता है और कब यहां होता है? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आएगा कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, इस समय फीमेल के अंदर ये चक्कर संपन्न होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मीनिंग यह है कि किशोर प्रावस्था से यहां प्रारंभ होके 8 से 10 वर्ष की आयु के अंदर जो फीमेल है वहां से प्रारंभ होके लगभग ये 50 से 55 ईयर की एज है, वहां तक ये साइकिल चलता है। इस एज को हम कहेंगे यहाँ रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव एज कह सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी लाइफ में नहीं होता है, ये साइकिल कब होता है? तो आपका आंसर होगा कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज कम से कम 8 ईयर और अधिक से अधिक यहाँ पर 55 ईयर है, उसके बीच में जो टाइम होता है इस एज को हम रिप्रोडक्टिव एज के नाम से जानते हैं। इस एज में ये साइकिल यहाँ वो कंप्लीट होता है। अब इसमें भी क्या हमेशा ये साइकिल इस एज में कंप्लीट होता है? तब आप देखोगे ओनली द साइकिल फाउंड इन द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सभी फीमेल में ये साइकिल होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ रिप्रोडक्टिव एज में भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसके अंदर ये साइकिल होता है। प्रेग्नेंट फीमेल या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं ये साइकिल नहीं होता है, उस समय ये साइकिल सीज होता है, उस समय ये साइकिल बंद रखा जाता है। किसके द्वारा? एक हार्मोन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसकी उपस्थिति में ये साइकिल सीज हो जाता है, ये साइकिल बंद हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बने कि ये किसके अंदर पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव एज के दौरान ये बनता है। ये एज क्या है? 8 to 10 ईयर है, और लास्ट एज क्या है? 50 to 55 ईयर है यहाँ पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं 8 to 10 ईयर की जो एज है इसे मेनार्क या मेनार्की कहेंगे। तो फर्स्ट साइकिल का यहाँ पर नाम दे दिया गया है यहाँ पर मेनार्की, और जो लास्ट साइकिल है इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? मीनोपॉज कहेंगे यहाँ। तो ये साइकिल कब से कब यहाँ स्टार्ट होगा? तो दूसरी अपन वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि साइकिल स्टार्ट हो रहा है कहां से? मेनार्की से प्रारंभ हो रहा है और मीनोपॉज तक ये साइकिल चलता है। इस एज को हम रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे। फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज फाउंड इन बिटवीन मेनार्क्स और या मीनोपॉज, तो इसके बीच में ये साइकिल होता है। किसके अंदर होता है? क्या सभी फीमेल के अंदर होता है? तब आपका आंसर होगा नहीं। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर ये साइकिल होगा। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये साइकिल सीज रहता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। कौन सा हार्मोन इसे साइकिल को सीज करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज? तो आंसर होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर सीज किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके अंदर यहाँ पर सीज हो जाता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है वो इस साइकिल को सीज कर देता है, इस साइकिल को रोक देता है। तो इस प्रकार आप यहाँ कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट अपन देखें, यहाँ साइकिल को आगे और बढ़ाएं। यहाँ क्या ये साइकिल किसी फेज में डिवाइड होता है, या अपन कह सकते हैं कि ये साइकिल अपने अंदर होता है? इसके लिए कौन से ऑर्गन यहाँ पर इफेक्ट हो गए? यहाँ पर ये साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं वो किस किस के अंदर होते हैं? तो इसके लिए 2 ऑर्गन है वो यहाँ पर इफेक्ट होंगे। नंबर 1 है यहाँ पर यूट्रस। ये साइकिल जो चलता है वो यूट्रस के अंदर चलता है, और साइमल्टेनियसली ये साइकिल चलता है ओवेरी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकिल किन 2 ऑर्गन में ये चलता है? तो आंसर होगा यहाँ पर यूट्रस के अंदर और ओवेरी के अंदर। साइक्लिक चेंजेज होते हैं, इस साइक्लिक चेंजेज को हम यहाँ पर कहेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइक्लिक चेंजेज में क्या होगा, कितने समय का ये साइकिल एक चेंजेज होता है? तब देखिएगा टाइम की बात है यहाँ। हर क्वेश्चन, हर वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी रूप में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि यहां मैंने कहा यूट्रस और ओवेरी, इन 2 ऑर्गन के अंदर है ये साइक्लिक चेंजेज होती हैं। ये साइक्लिक चेंजेज का मीनिंग क्या है? ये इसका मीनिंग है कि हर एक निश्चित समय के पश्चात ये जो चेंजेज है वो वापस रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का साइक्लिक चेंजेज है। इसे साइकिल का एक टाइम है, एवरेज जो टाइम दिया गया है ये 28 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है, प्लस माइनस इसे अपन 2 डेज और कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस 2 डेज के द्वारा बता सकते हैं। एवरेज साइकिल क्या दिया गया? 28 डेज का ये साइकिल दिया गया है। यदि
हर 28 डेज के बाद में ये साइकिल दर्शाया जाता है। इसका मीनिंग फीमेल क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी यहाँ पर नहीं है। ये एक साइकिल एक संकेत है, एक इंडिकेशन है फीमेल के लिए कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या प्रेगनेंसी नेगेटिव है। ये इसी साइकिल के द्वारा हमें इंडिकेशन दे सकते हैं। यहाँ तो यहाँ आप यह बात समझे कि 28 डेज है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। ये भी अपना हार्मोनल इफेक्ट से कम या ज्यादा हो सकता है। ये फीमेल के अंदर नियर अबाउट अपन कह सकते हैं 25 से लेकर 35 डेज तक यदि ये साइकिल आ रहा है, कम से कम ये 25 डेज, अधिक से अधिक ये 35 डेज आ रहा है, तो ये भी एक एवरेज नॉर्मल साइकिल माना जाता है कि ये एक नॉर्मल है। कई बार ऐसे भी वैज्ञानिक के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा ये भी कहा गया है, यदि 3 मंथ में, हम कह सकते हैं 3 मंथ के अंदर, यदि 2 टाइम में, यहां 3 मंथ का मीनिंग 90 डेज में 2 टाइम यदि साइकिल यदि आ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो भी फीमेल क्या है, नॉर्मल है। या ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है, इसे भी हम अब नॉर्मलिटी नहीं कहेंगे। यहाँ कई बार ऐसी कंडीशन भी हो रही है 3 मंथ में 2 टाइम ये साइकिल डेवलप हो रहा है, तो भी एक नॉर्मल साइकिल है ये। अब ये आप यहां पर एक साइकिल का टाइम आपने यहां पर समझा कि ये टाइम है 28 डेज है, +-2 एवरेज जो ये माना जाता है, इस टाइम पे हम बता सकते हैं कि ये साइकिल का टाइम है। इस साइकिल में यहां पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, तब देखिएगा हम यहां पर बता सकते हैं कि अनुत्सर्ग ओव्यूलेशन कब हुआ। 2 चीज इस साइकिल के द्वारा बता सकते हैं कि ओव्यूलेशन की क्रिया कब हुई, और साथ में हम इस साइकिल के न होने पर हम बता सकते हैं कि फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी है, वो स्टार्ट हो गई है। ये 2 चीज इसके द्वारा हमें कंक्लूजन इस साइकिल के द्वारा निकाल सकते हैं। ये तो इस प्रकार से हम टाइम को यहां पर समझ सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा कि 2 प्रकार के चेंजेज होते हैं, एक यूट्रस के अंदर चेंजेज होती है, दूसरा ओवेरी के अंदर चेंजेज होता है। अब ये चेंजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ इस चेंजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल की बात होगी तो आप कहोगे कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन इस साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ ये हार्मोन कहां से आएंगे, तो ये हार्मोन 3 जगह से यहाँ पर आते हैं। नंबर 1 यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन स्रावित करता है, जो इसे साइकिल को कंट्रोल करता है। दूसरा जो ऑर्गन है वो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा यहां पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, अग्र पीयूष के द्वारा यहां पर स्रावित किए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं गोनेडोट्रोपिन, एक LH होता है और दूसरा FSH होता है, जो इस साइकिल को यहां पर रेगुलेट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बना, कौन कौन सी ग्लैंड है जो इसको कंट्रोल कर रही है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रही है GnRH स्रावित करके। कौन सी दूसरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट है इसका, एंटीरियर पार्ट में भी कौन सा हार्मोन, जिसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहेंगे, तो LH और FSH स्रावित करेगा। तीसरे प्रकार का जो ऑर्गन है वो यहां पर हम कहेंगे ओवेरी खुद है, वो यह हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन से हार्मोन, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है, जेंस हार्मोन है, वो स्रावित कर रही है। इन्हें सामूहिक रूप से आप यहां पर ओवेरियन हार्मोन कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर पूछा जाता है कि ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, तो आपके पास में एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन, 2 प्रकार के हार्मोन ऐसे हैं जो कैसे है, ओवेरियन हार्मोन है यहाँ। बट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा साबित होते हैं और ओवेरी के ऊपर यहाँ पर फंक्शन करते हैं, ओवेरी को यहाँ पर प्रमोट करते हैं, इंड्यूस करते हैं। किस लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन को सीक्रेट करने के लिए, या फॉलिकल्स को बनाने के लिए, या ओवुलेशन के लिए, या हम कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियम को यहाँ पर प्रेरित करते हैं ये हार्मोन। तो 2 टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पर आप समझे बच्चों कि कैसे ये हार्मोन है वो स्रावित होंगे, कैसे ये कार्य करेंगे, इसकी मैकेनिज्म हम आगे यहाँ पर करेंगे। लेकिन पहले हम वो सब बातें कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन से एग्जामिनर यहाँ पूछते हैं और डायरेक्ट पूछते हैं, और इसका आंसर कई बार है वो क्रिस्टल क्लियर नॉलेज न होने के कारण गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक बात है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ तो हमने यहाँ पढ़ा क्या, कौन से ऑर्गन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्रभावित होते हैं, तो यूट्रस प्रभावित होता है और ओवेरी प्रभावित होती है।
है जिसमें साइक्लिक चेंजेज होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गन है जहां पर साइक्लिक चेंजेज आते हैं, तो आंसर होगा यहां पर यूट्रस और ओवेरी। इसके बाद आपसे कहे कौन सी ऐसी ग्लैंड है हमारे शरीर में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, तो 3 प्रकार की ग्लैंड है। या नंबर 1 इज हाइपोथैलेमस, नंबर 2 इज यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी में भी यहाँ पर केवल अग्र पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी, और तीसरा अंग जो अपना खुद की ओवेरी जो है यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के इंडक्शन से यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करके साइकिल को कंट्रोल कर रही है। तो ये बात हम यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट चले, तीसरी एक ब्लैंक स्लाइड के द्वारा हम बात करें कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल के दौरान क्या होता है। तब आप देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन पहले वो बात सब कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस साइकिल के दौरान यहां पर ब्लीडिंग होती है, एक निश्चित समय जिसमें ब्लीडिंग होगी। आपसे ब्लीडिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ब्लीडिंग है एक फीमेल के अंदर कितनी होती है, यहां कितनी अमाउंट में ये ब्लीडिंग होगी इस साइकिल में। तब आप देखिएगा जो ओवेरी और यूट्रस के अंदर जो चेंजेज होते हैं, यूट्रस के अंदर जो चेंजेज होंगे, तो साइक्लिक की क्रिया के दौरान जब साइकिल स्टार्ट होगा तो ब्लीडिंग की क्रिया होगी। उस ब्लड को हम वेजाइनल पाथ से बाहर रिमूव करते हैं। कितनी ब्लीडिंग होती है, कितने दिन तक ये साइकिल चलता है, ब्लीडिंग की क्रिया कितने दिन तक चलती है, तब आपसे देखिएगा, आप देखिएगा 1 से 3 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है। 1 to 3 days ब्लीडिंग होगी। अब यहां पर कह सकते हैं कि 1 day के एक दिन में कितनी ब्लीडिंग होती है, तो ये डिफरेंट फीमेल में डिफरेंट होती है। ये इसके लिए अनेक एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल है अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के लिए। एनवायरमेंटल फैक्टर का मीनिंग यहाँ पर अपने जो खान पान, अपन जो खाना खा रहे हैं, अपन भोजन कर रहे हैं, वो इसके लिए यहाँ पर प्रभावित कर रहा है। अपना सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है, वो इसको प्रभावित कर रहा है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट समय पर ये डिफरेंट ब्लीडिंग होती है। हार्मोन की अमाउंट है अपने अंदर जो सीक्रेट हो रही है, उस पर ये क्या डिपेंड कर रहा है। सामान्य माना गया है, एवरेज रूप से माना गया है कि एक दिन में लगभग 30 से 35 ml ब्लड है वो रिलीज होता है, सीक्रेट होता है एक फीमेल के दौरान। मैं कह रहा हूं ब्लीडिंग की कितने दिन होती है, तो 3 days ब्लीडिंग होती है। तो आप यहां पर 3 days को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 to 35 ml से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 90 to 105 ml ब्लीडिंग। एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल आपका आंसर हो गया। 1 मेनेस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें द लॉस ऑफ ब्लड बाय द फीमेल ड्यूरिंग मेनेस्ट्रुअल साइकिल, तो 90 to 105 ml ब्लीडिंग यहां पर होगी। ये आपका यहां पर आंसर होगा। यहां से आपसे पूछ सकते हैं कि एक फीमेल है, उसके अंदर एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल है, उस साइकिल के दौरान एक दिन में सपोज करो 50 ml ब्लड है वो रिलीज हुआ, डैमेज हुआ, तो आपसे पूछ सकते हैं कंप्लीट साइकिल में हाउ मेनी ब्लड रिलीज इन ए सिंगल साइकिल। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 50 ml पर डे, 3 दिन के लिए ये यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो उस समय ब्लीडिंग के डाटा आपका आंसर आएगा 150 ml डाटा। 150 ml ब्लड है वो यहाँ लॉस होगा फीमेल की बॉडी से। ऐसे ही इसी बेस पे एक क्वेश्चन है और यहाँ पूछा जाता है, एक बार एम्स के अंदर यहाँ पूछा गया कि मार्केट के अंदर जो मेडिकल कंपनीज है उसके द्वारा इस ब्लड को यहां ऑब्जर्व करने के लिए कुछ पैड्स बनाए गए हैं या कुछ अपने घरेलू टेम्पॉन का यूज करते हैं। तो एक टेम्पॉन, वन टेम्पॉन और 1 पैड, ये माना जाता है कि 5 ml ब्लड ऑब्जर्व कर सकता है। 5 ml ब्लड ऑब्जर्व कर सकता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आप टेम्पोन की नंबर के आधार पर यहां पर बता देगा कि कितना ब्लड है वो इस फीमेल की जो ब्लीडिंग के दौरान है वो रिलीज हुआ है। यहाँ तो एक टेम्पोन है वो 5 ml वो ब्लड ऑब्जर्व करता है। उस बेस पे हम बता सकते हैं कि
कितने टेम्पोन का हम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यूज किया था, ड्यूरिंग ब्लीडिंग पेज हमने यूज किए थे, कितने पैड यूज किए थे। तो जितने भी पैड हो गए, नंबर ऑफ पैड और टेम्पोन मल्टीप्लाई 5 ml इज इक्वल टू टोटल ब्लड रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक फॉर्मूला हम बता सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा अमाउंट ऑफ ब्लड है वो जो लॉस हुआ है वो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पूछा गया था, तो इस बेस पे भी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक फीमेल है, यदि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मान लो 15 पैड है वो यूज करती है, नंबर ऑफ पैड है वो कितना हो गया, यहाँ 15 पैड हो गया। तो आप बताइए कि इसमें कितना ब्लड है वो यहाँ लॉस हुआ फीमेल के अंदर। तो आप इसका आंसर है वो यहाँ बता सकते हो। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। इस तरीके से हमें यहाँ ब्लीडिंग के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उस ब्लड लॉस का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरा यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ही यहाँ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ कंप्लीट होता है तो इसे फेजेज के अंदर यहाँ पर डिवाइड करते हैं। कितनी फेजेज होती है कंप्लीट साइकिल को। तो यहाँ पर आप देखिएगा ओवेरी के बेस पे इसे डिवाइड किया गया है और यूट्रस के बेस पे इसे डिवाइड किया गया है। यूट्रस के बेस पे और ओवेरी के बेस पे। ओवेरी के बेस पे इसकी जो फेजेज बनाई गई है, तो इसकी फर्स्ट फेज को हम कहेंगे यहाँ पर फॉलिकुलर फेज। ये समझने की बात है कि ओवेरी के बेस पे मैंने कहा दो जगह ये चेंजेज होता है। एक चेंजेज ओवेरी के अंदर होता है, दूसरा चेंजेज यहाँ पर यूट्रस के अंदर होता है। ओवेरी के बेस पे यहाँ पर ये फेजेज बनाई गई है, उसे अपन कहेंगे फॉलिकुलर फेज। दूसरी फेज को हम कहेंगे ओवुलेटरी फेज। तीसरी फेज को हम कहेंगे यहाँ पर ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज के लिए एक शब्द और भी काम में लिया जाता है, प्री ओवुलेटरी फेज। मीनिंग ये जो चेंजेज है सब कहां होते हैं, ओवेरी में हो रहे हैं। ओवुलेटरी फेज है, ये भी कहां चेंजेज हो रहा है, ओवेरी के अंदर हो रहा है। ल्यूटियल फेज, कार्पस ल्यूटियम कहां बन रहा है, ओवेरी के अंदर बन रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरी, ऑन द चेंज व्हेन द चेंज फाउंड इन द ओवेरी, द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइडेड इन 3 फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। यूट्रस के बेस पे इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ ब्लीडिंग फेज यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2 इसे हम कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, ये यहां पर कह सकते हैं। नंबर 3 फेज यहां पर है, यहां कहेंगे हम ल्यूटियल फेज, जिसे हमें सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द यूट्रस में होने वाले चेंजेस के आधार पर शब्द दिए गए हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो फॉलिकुलर फेज है, ऑब्लिक हम कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज है, ओवुलेटरी फेज है, ये अपने आप में सेपरेट है। ल्यूटियल फेज है, इसको ऑब्लिक कहेंगे हमारे सेक्रेटरी फेज। यहाँ तो ये जो वर्डिंग दी गई है कि कहां चेंजेज हो रहे हैं, यूट्रस में चेंजेज हो रहे हैं या ओवेरी में चेंजेज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भिन्न फेजेज में डिवाइड कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी जो शब्द दिया गया है वो किस चेंजेज के आधार पर दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है अपने यूट्रस में होने वाले जो साइक्लिक चेंजेज है उसके आधार पर यह सेक्रेटरी नाम दिया गया है। सेक्रेटरी फेज के पैरेलल या जो ओवेरी के अंदर चेंजेज होती है उसे हम क्या कहेंगे, अब ल्यूटियल फेज यहाँ पर कहेंगे। यहाँ तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल रूप से हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इसे कई फेज में, कई पार्ट में। तो 1 बाय 1 है। अब इसका अपन अध्ययन करेंगे कि किस फेज में क्या परिवर्तन होता है। तो आपके लिए जो स्लाइड यहाँ पर मैं यहाँ मेंटेन की है, महिला या स्त्री प्रजनन चक्र या मासिक धर्म चक्र क्या होता है। तो देखिएगा, मादा प्राइमेट है, जैसे बंदर, जैसे कपी, जैसे मनुष्य, उसके अंदर ये साइकिल है वो पाया जाता है और प्रजनन चक्र के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम मासिक धर्म है वो यौन अवस्था में प्रारंभ होता है, जिसे मेनार्की या मिनाज के रूप में हम इसे कह सकते हैं।
ये मासिक धर्म कब से कब तक है? तो आप कहोगे अधिकतम ये 45 से 55 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर मेनोपॉज कहेंगे। या मानव स्त्री में मासिक धर्म लगभग 28 से 29 दिन 28 से 29 डेज में ये अंतराल पर दोहराया जाता है तथा रथ चक्र में प्रारंभ होने से लेकर अंत तक होने वाली घटनाओं को फर्स्ट डे से डे फर्स्ट टू डे 28 तक जितने भी इवेंट होते हैं, इन इवेंट को सामूहिक रूप से हम रथ चक्कर या मासिक धर्म चक्कर कहते हैं। ये तो इस प्रकार आप इसमें बता सकते हो। ये किसके अंदर होता है? एक गर्भवती महिला, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंडाशय में और उसके गर्भाशय में जो सक्रिय परिवर्तन होते हैं, इन सभी परिवर्तनों को हम यहाँ पर कहेंगे रथ चक्कर कहेंगे। या रथ चक्र की अवधि को कई चरणों में हम विभाजित करते हैं। यहाँ 4 चरण मुख्य बताए गए हैं। नंबर 1 ब्लीडिंग फेज, रक्तस्राव प्रावस्था। नंबर 2 प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, जिसे हम पुटकीय प्रावस्था कहते हैं, इसे प्री ओवुलेटरी फेज भी कहेंगे। नंबर 3 अंडोत्सर्ग अवस्था, जिसे ओवुलेटरी फेज कहेंगे। नंबर 4 ल्यूटियल अवस्था या सिक्रेटरी अवस्था कहेंगे। 28 दिन के चक्कर यदि है तो आप देखिएगा इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो रक्तस्राव ब्लीडिंग फेज है वो 1 से 5 दिन तक मानी गई है, लेकिन इसमें ब्लड है वो यहाँ 1 से 3 दिन तक ही रिलीज होता है। इसके बाद में विभाजन प्रावस्था है, इसे हम 6 से लेकर 13 डेज तक है अपन मानते हैं। यहाँ पर 13 डेज तक ये चक्कर यहाँ पर होता है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था है, ये केवल 1 दिन की प्रावस्था है, जिसे 14th डेज कहेंगे। और ल्यूटियल प्रावस्था है, ये सबसे यहाँ पर लंबी प्रावस्था होती है, जो 15 से लेकर यहाँ पर 28 दिन तक ये 15 से लेकर 28 डेज तक ये यहाँ अवस्था होती है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज आपसे पूछ सकते हैं कि रथ चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? आंसर होगा ल्यूटियल अवस्था होती है। और यदि फीमेल गर्भ धारण कर लेती है तो ये अवस्था 9 मंथ की हो जाती है और लंबी हो जाती है ये। तो इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हो कि ये चारों प्रावस्था पूरे संपूर्ण गर्भाशय और अंडाशय परिवर्तन को 4 परिवर्तन में अपन सामूहिक रूप से डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रावस्था को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ब्लीडिंग फेज। दूसरी प्रावस्था को हमें फॉलिकुलर फेज, तीसरी प्रावस्था को अंडोत्सर्ग फेज और चौथी प्रावस्था को ल्यूटियल अवस्था कहते हैं। ये 1 by 1 इन प्रावस्थाओं को अपन अध्ययन करेंगे यहाँ। तो देखिएगा आप फिर एक नई स्लाइड के द्वारा हम यहाँ बात करूं मैं कि क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ब्लीडिंग फेज। अपनी जो ब्लीडिंग फेज है, इस फेज में क्या होगा? ब्लीडिंग फेज क्यों आती है? पहली बात तो ये। तो ब्लीडिंग फेज देखिएगा, अपने ब्लड के अंदर, अपने शरीर के अंदर सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन और उसके साथ में दूसरा हम कहेंगे प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन, मैं कई जगह ये शब्द प्रोजेस्ट्रोजन से लिख रहा हूं, कई बार प्रोजेस्ट्रोन बताता हूं, दोनों में अंतर है बेटा जी। प्रोजेस्ट्रोजन का मीनिंग है अनेक हार्मोन का समूह। मेल के अंदर अनेक हार्मोन का समूह है, उसे हम सामूहिक रूप से प्रोजेस्ट्रोजन कहेंगे। और प्रोजेस्ट्रोजन का ही एक भाग है, आप ध्यान रखिए। प्रोजेस्ट्रोन जो शब्द है, प्रोजेस्ट्रोन ये प्रोजेस्ट्रोजन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। 99% जो प्रोजेस्ट्रोजन है उसमें प्रोजेस्ट्रोन होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन और एलएच हार्मोन ये हार्मोन है। और साथ में एफएसएच हार्मोन, इस हार्मोन का लेवल बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लिस्ट अमाउंट है हो जाए। इसमें भी स्पेशली कौन सा? प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये लास्ट में सबसे कम होते हैं। एलएच तो पहले ही कम हो जाते हैं, लेकिन 28वें दिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन है, ये लेवल जैसे ही कम होगा तो ऑनसेट मेंसेज विल बी स्टार्ट। मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहली बात, क्यों स्टार्ट हुआ मेनेस्ट्रुअल साइकिल? तो इस हार्मोन का लेवल, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका लेवल जैसे ही शरीर में डाउन हो गया, जीरोस के पास में चला गया, बहुत ही कम मात्रा में रहा,
तो तुरंत क्या है, अपने अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, कमी के कारण ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई या एमसी स्टार्ट हुई या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ। अब इस साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में ये जो फेज है वो 1 से 5 दिन तक चलती है। 1 से 5 दिन तक क्या होगा, तब देखिएगा आप, यदि ओवम का निषेचन नहीं हुआ है, हमने यहां का ये ओवम था, इसका निषेचन नहीं हुआ है, नोट फर्टिलाइजेशन, इसका निषेचन नहीं हुआ है तो यह डैमेज हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिएगा कि यहां यूट्राइन वाल थी, यूट्रस थी, यूट्रस से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एक गद्देदार संरचना यहां पर बन जाती है। दोनों तरफ का जो यहां यूट्रस की वाल है वो एक गद्देदार संरचना यहां पर बनाती है। ये बात हम यहां पढ़ चुके हैं। इस गद्देदार संरचना को बनाए रखने का काम कौन करता है, यहां पर इसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, तो मेंटेन रखने का काम है प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है वो करता है। प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आ रहा है, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ रहा था। लगातार प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहा, बने रहने के कारण ये जो गर्भाशय की दीवार है वो मेंटेन रहती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है या गद्देदार संरचना में यहां बनी रहती है। गद्देदार क्यों बनती है, तो देखिए हर महीने अंडाणु का निर्माण होता है, गर्भाशय अपना काम करता है, यूट्रस अपना काम करता है कि अंडाणु निषेचित होके आएगा। वो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि अंडाणु यहां पर आएगा, निषेचित होके आएगा तो उसे क्या है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा और एनवायरनमेंट देने के लिए वहां पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है वो बना दी जाती है। उसे नहीं पता कि अंडाणु निषेचित होगा या नहीं होगा, वो तो ये मानता है कि अंडाणु आएगा और निषेचित होके आएगा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा और उसके आगे हमें परिवर्तन की जो क्रिया होगी वो सब क्रियाओं को बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होगा। और प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के लिए मेरे को पहले तैयार रखना होगा, मेरी जो पूर्व तैयारी है वो करनी होगी और वो पूर्व तैयारी यहां पर रहती है। और ये करने का काम है पहले एस्ट्रोजन करता है, उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन करता है। अब मान लो यहां पर ये ओवम निषेचित नहीं हुआ, जैसे ये निषेचित नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही डाउन होगा, डाउन होते ही यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है वो टूटेगी। यहां पर ये मेम्ब्रेन जैसे ही टूटेगी तो आप देखिएगा कौन सी मेम्ब्रेन, यहां दो मेम्ब्रेन थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलस। ये मेम्ब्रेन यहां पर ब्रेक डाउन होगी, स्लग ऑफ हो जाएगी, द एब्सेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये स्लग ऑफ होगी तो यहां पर आपको पता है कि वेन और धमनी यहां पर पाई जाती है, ये धमनियां यहां पर टूटेगी, रैप्चर हो जाएगी, जिससे इसमें ब्लीडिंग होगी। साथ में यहां म्यूकस ग्लैंड होती है, वो म्यूकस ग्लैंड यहां पर डैमेज होगी, वो डैमेज होने से यहां म्यूकस रिलीज होगा, ब्लड रिलीज होगा। उसके साथ में यहां पर ओवम जो डैमेज सेकेंडरी oocyte था वो यहां पर रिलीज होगा। ये सब मटेरियल, क्या क्या मटेरियल था यहां पर, नंबर 1 मटेरियल यहां पर एंडोमेट्रियम था। नंबर 2 यहां पर इसके द्वारा सीक्रेट म्यूकस था। नंबर 3 यहां पर ब्लड था। नंबर 4 यहां पर सेकेंडरी oocyte ओवम जिसका नाम दे रहे हैं सेकेंडरी oocyte था। ये सब मटेरियल को धीरे धीरे वेजाइनल पाथ से यहां पर ड्रॉपलेट के रूप में रिलीज किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये सब मटेरियल अब एक्सक्रीट मटेरियल है। यदि यूट्रस के अंदर ये रहा तो फीमेल के अंदर पॉइजन बन सकता है और फीमेल के लिए हार्मफुल है। इसलिए फीमेल के जो ये ऑर्गन है इस मटेरियल को शरीर से बाहर रिमूव करना मस्ट होता है हार्मोनल के प्रभाव से। तो ये सब मटेरियल को धीरे धीरे यहाँ पर रिमूव किया जाता है और ये 1 से 1 to 5 डेज तक ये साइकिल है वो चलता है। तो ऐसी फेज को हम कहेंगे ब्लीडिंग फेज कहेंगे। और इस ब्लीडिंग फेज में एक साइकिल के दौरान नियर अबाउट हम एवरेज देखें
100 ml ब्लड का लॉस एक सामान्य फीमेल के अंदर होता है। ये तो इसी अवस्था क्या कहलाती है, ब्लीडिंग फेज कहलाती है। तो ये जो चेंजेस है यहाँ हुए, ये किसके अंदर हुए, ये चेंजेस किसके अंदर हुए, यहाँ पर ये चेंजेस पाए गए अपने यूट्रस के अंदर। इसी प्रकार ओवेरी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ ओवेरी के अंदर यहाँ देखिएगा डे फर्स्ट जो होगा, डे फर्स्ट जैसी आएगा फर्स्ट डे, तो एफएसएच हार्मोन आएगा और एफएसएच हार्मोन के कारण नए फॉलिकल सेल है वो यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। यहाँ ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आता है, उस समय एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ओवेरी में एक क्लस्टर ऑफ फॉलिकल्स पाए जाते हैं। वो क्लस्टर ऑफ फॉलिकल एफएसएच के प्रभाव से और एनएच के प्रभाव से यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो या प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बदलेंगे यहाँ, और प्राइमरी फॉलिकल है फिर क्या आगे की प्रोसेस है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये अवस्था यहाँ पर शुरू हो जाएगी। या तो फॉलिकुलर फेज यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी, और इधर क्या होगा, या इधर ये जो स्लग ऑफ हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ बाहर निकलेगा लगातार 5 डेज तक है। फर्स्ट 3 डेज तक ब्लीडिंग होगी, फिर 4th और 5th डेज तक म्यूकस रिलीज होगा यहाँ पर, और ऐसी फेज को हम यहाँ पर कहेंगे ब्लीडिंग फेज कहेंगे, मेंसेज फेज के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर यूट्रस से लगातार ब्लड यहाँ और म्यूकस रिलीज कर रहा है, इसलिए हम इसे यूट्राइन टीयर के नाम से भी, यूटेराइन टीयर भी कहते हैं। गर्भाशय के आंसू भी इसे कहा जाता है कि ये जो संरचना बन रही है वो क्या बन रही है, कि क्या कह रहा है कि ये क्या गर्भाशय के आंसू कहते हैं किसको, जो यहाँ पर ब्लड लॉस होता है ये। तो इस प्रकार से ये गर्भाशय कह सकते हैं कि यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय रोता है कि मैं इतना तैयार हुआ था कंसीव करने के लिए या अपने इम्प्लांट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन न होने के कारण उसे दुख होता है, और उस दुख में यूं कह सकते हैं सिंपल भाषा में अपने आंसू निकालता है, और ये ब्लड के रूप में ये आंसू निकलते हैं। ऐसी फेज को हम कहेंगे यहाँ पर ब्लीडिंग फेज कहेंगे। तो और ये संकेत दिया जाता है कि फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी का स्टार्ट है वो नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं इस फेज को। इसके बाद में हम आगे चले तो देखिएगा हमने इसके लिए जो स्लाइड बनाई है, पहली फेज है रक्तस्राव प्रावस्था, 1 से 5 दिन तक होती है, जब मासिक धर्म प्रवाह है गर्भाशय और एंडोमेट्रियम स्तर के टूटने से उत्पन्न होता है। तो आप देखिएगा कि लगातार है वो रक्त वाहिनियों के द्वारा यहाँ तरल और रक्त का स्राव किया जाता है, जो योनि मार्ग के द्वारा निरंतर इसे बाहर निष्कासित करते हैं। ये केवल तब होता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ऐसी फीमेल को नॉन प्रेग्नेंट फीमेल कहते हैं। यहाँ तो हम बार बार कह रहे हैं कि किस में अंदर हो रहा है, तो हम कहेंगे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती है। मासिक धर्म की अनुपस्थिति गर्भावस्था का संकेत देती है। यदि यहाँ पर आप देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार नहीं हो रहा है, 1 महीना 2 महीना यहाँ हो गया, टाइम में निकल गया, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन क्या मिलता है कि अंडाणु का निषेचन हो चुका है और प्रेगनेंसी विल बी स्टार्ट, और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी यदि यहाँ मासिक धर्म नहीं आएगा तो। इसके बाद में रक्त का स्राव मासिक धर्म की प्रथम अवस्था होती है। जब गर्भाशय चक्र की शुरुआत होती है तो अनावश्यक गर्भाशय ऊतक को यहाँ पर हटा दिया जाता है। एक मासिक धर्म में औसत रक्त का आयतन है लगभग 100 ml होता है, अर्थात कह सकते हैं कि रजत चक्र के दौरान, एक रजत चक्र के दौरान कितना ब्लड यहाँ पर लॉस हुआ, 100 ml ब्लड है वो लगभग यहाँ लॉस होता है। सामान्य प्रतिदिन वो क्षति रक्त की होती है 10 से और 35 से 35 ml रक्त की क्षति होती है। प्रत्येक सामान्य आकार के टेम्पोन या पैड में लगभग 1 चम्मच या 5 ml रक्त का अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है। इस बात को भी हमने यहाँ पर समझा था। इसके बाद में कहा जाता है कि मासिक धर्म के तरल पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है, तो रक्त होता है, गर्भाशय गिरुआ पाई जाती है, श्लेष्मा होता है योनि का स्राव, वेजाइनल स्राव पाया जाता है, तथा अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडे का मीनिंग है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, अनिषेचित अंडे का मीनिंग है सेकेंडरी oocyte, और एंडोमेट्रियम के जो नष्ट हुए उत्तक होती है वो सब क्या किसमें पाए जाते हैं, ब्लीडिंग के अंदर, मेंसेज फेज के अंदर। अपने जो ब्लीडिंग हो रही है इस ब्लीडिंग में
ये सब मटेरियल यहाँ होते हैं। तो ये बात हम यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद में कहा गया है मासिक धर्म का द्रव्य लाल भूरे रंग का होता है तथा हल्का गहरा तथा शीरा के रक्त के समान होता है। किसके जो अपनी वैन पाई जाती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड के समान ही ये रक्त होता है। यहाँ इसी समय मासिक धर्म के समय एलएच हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए ये मासिक धर्म में प्रारंभ होता है। इस बात को हम समझ सकते हैं। इसके बाद में दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है प्रोलिफरेटिव अवस्था और फुटकीय अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था को मैं यहाँ पर स्लाइड के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूं। अवस्था नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे या नाम दिया प्रोलिफरेटिव स्टेज और फोलिकुलर फेज। गर्भाशय के बेस पे, यूट्रस के बेस पे इसका नाम दे दिया गया प्रोलिफरेटिव फेज, ओवेरी के बेस पे इसका नाम दे दिया गया फोलिकुलर फेज और प्री ओवुलेटरी फेज। ये इसी नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था का सिनोनियम क्या है। या तो आप ये तीनों सिनोनियम ध्यान रखें। यहाँ तो ये जो फेज है वो कब से कब होती है, तो 6ठे दिन से प्रारंभ होकर 13वें दिन तक, ये 13th डे तक ये फेज है वो यहाँ पर चालू रहती है। या अब इस फेज में होता क्या है आप देखिएगा, कौन सी इस फेज के अंदर यहाँ पर क्रियाएं होती है जिसके तहत ये फोलिकुलर फेज है वो संपन्न होगी। तो सबसे पहले क्रिया होगी ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर है फोलिकुलर फेज में एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन आता है। एफएसएच हार्मोन की अमाउंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एलएच की बढ़ती है लेकिन एफएसएच की अपेक्षाकृत कम बढ़ती है। दोनों हार्मोन का लेवल जब अप होगा आप देखिएगा यहां, तो फोलिकल यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। मैंने कहा फोलिकल एक्टिवेट सक्रिय इस हार्मोन के प्रभाव से डे फर्स्ट से ही हो जाती है, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे फोलिकल्स प्रीमोडियल फोलिकल प्राइमरी फोलिकल में यहां पर बदलते हैं, बहुत सारे यहां फोलिकल्स है वो बदलते रहते हैं, ये सेकेंडरी फोलिकल में बदल देंगे। लेकिन डे 6 डे 1 टू डे 5 तक ये इस प्रकार का चेंजेस चलता है। डे 6 से लेकर में कोई इसमें से एक फोलिकल ग्रोथ करता है, कोई एक फोलिकल यहां पर ग्रोथ करेगा। डे 6 से लेकर डे 13 तक जो चेंजेस होंगे, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल डिवीजन पूरा होगा यहां पर। इस फोलिकल पेज में कौन सा डिवीजन यहाँ कि जब बर्थ हुआ था तब यहां पर मियोसिस फर्स्ट में था, फिर उसके बाद में यहां जब ये एक फोलिकल है, जब यहां डे 6 के बाद में ग्रोथ करना शुरू करता है तो मियोसिस फर्स्ट करता है और ओवुलेशन से पहले मियोसिस सेकंड करके यहां पर ग्रेपियन फोलिकल बना लेता है। यहां लास्ट बात करूं, ग्रेपियन फोलिकल बना लिया। अब ये ग्रेपियन फोलिकल बना तो इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है, अर्थात मियोसिस सेकेंड है, उसकी मेटाफेज स्टेज में ये अरेस्ट है डिवीजन। ये बात हम कर चुके हैं। ये चेंजेस जो यहां हो रहा है, इस चेंजेस को हम कहेंगे एफएसएच और एलएच हार्मोन के प्रभाव से ग्रेपियन फोलिकल का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड टाइप का जो चेंजेस हो रहा है वो यहां इसके साइमल्टेनियसली जो चेंजेस होगा, इस चेंजेस को हम कहेंगे यूट्रस के अंदर होने वाला चेंजेस है। यूट्रस के अंदर आप देखिएगा जो चेंजेस आता है, इसमें यूट्राइन जो वाल है, मैं वाल बता रहा हूं यहां पर, एक साइड में वाल बना रहा हूं। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसके दो स्तर है, एक है स्ट्रेटम बेसिलस लेयर, ये एक हार्मोन यहां पर है, लेवल बढ़ता है जैसे फॉलिकल बढ़ेगा, फॉलिकल बढ़ते ही यहां पर एक हार्मोन आगे काम करेगा, इस हार्मोन को कहेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस के ऊपर काम करेगा तो प्रोलिफरेशन होगा, सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने से यहां पर बेसिलस
का साइज बढ़ जाता है, बेसिलस की थिकनेस बढ़ जाती है, और बेसिलस की थिकनेस के साथ में यहां पर आप देखोगे यहां स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, इसकी थिकनेस भी यहां पर बढ़ जाएगी, और इसके अंदर भोज्य पदार्थ संग्रहित होगा। इस भोज्य पदार्थ को हम कहेंगे ग्लाइकोजन कहेंगे यहाँ। तो ये थिकनेस यहाँ इंक्रीज हो रही है, किसकी? यूट्राइन वाल की। यूट्राइन वाल में किसकी? एंडोमेट्रियम की। यहाँ तो ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस एंडोमेट्रियम में है, इसकी हम कह सकते हैं थिकनेस है, ये यहां पर इंक्रीज होगी। ये एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करेगा, किस लिए तैयार करेगा? कि आगे का जो सपोज करो यहां अंडाणु निषेचित होके आ गया, तो उसे प्रॉपर मीडियम तैयार करने के लिए, प्रॉपर एनवायरमेंट देने के लिए यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन, उसके बाद में इसे मेंटेन रखने के लिए है आगे, और थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद इसे क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो इसे मेंटेन रखेगा। इसे यदि निषेचन हो जाता है तो ये बनी रहेगी, यदि निषेचन नहीं हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम वापस यहां पर टूटने लग जाती है। तो ये जो चेंजेज होते हैं यहां पर, ऐसे चेंजेज को हम कहेंगे यूट्रस के दौरान होने वाले चेंजेज। तो ये सब कब होते हैं? ये प्रोलिफरेटिव फेज में, या फॉलिकुलर फेज में, या प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर 6 से 13 दिन के भीतर यहां पर ये चेंजेज होते हैं। तो ये बात हम यहां पर एक बच्चों क्रिस्टल क्लियर नॉलेज के साथ में हम यहाँ समझ सकते हैं। तो हमारे पास में ये पेज क्या कह रही है कि ये 6 से 13 दिन का समय लेती है, और पीयूष ग्रंथि के अगर पिंड द्वारा एफएसएच का स्राव किया जाता है, जो अंडाशय पुटक को एस्ट्रोजन स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। ये बात हम कर चुके हैं। एफएसएच आएगा, अंडाशय पुटक डेवलप होंगे, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं बनेंगी, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं यहाँ पर एस्ट्रोजन बनाएगी, एस्ट्रोजन यहाँ यूट्रस पर एक्ट होगा, यूट्रस में प्रोलिफरेशन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे यूट्रस की वॉल में थिकनेस बढ़ेगी। यहाँ देन एस्ट्रोजन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को विभाजन के लिए प्रेरित करके इसकी वाल को यहां थिक कर देता है। एंडोमेट्रियम तेजी से कोशिका विभाजन द्वारा मोटा हो जाता है, और इसके साथ गर्भाशय ग्रंथियां और रक्तवाहिनियां वृद्धि कर लेती है। ये हम कर चुके। इस अवस्था के समय प्राथमिक पुटक वृद्धि करके परिपक्व पुटक में बदल जाता है। परिपक्व पुटक का मीनिंग यहां हमने कहा ग्रेपियन पुटक में बदल जाता है, तथा गर्भाशय का एंडोमेट्रियम में विभाजन करके पुनः नई एंडोमेट्रियम बना लेता है। स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, वो फिर यहां पर नई एंडोमेट्रियम यहां बना लेगा। और अंडाशय और गर्भाशय में ये जो परिवर्तन है वो पिट्यूटरी और अंडाशय हार्मोन स्तर में परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन होते हैं। ये जो परिवर्तन हुए किस ग्लैंड के द्वारा परिवर्तन हुए? एक पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, दूसरा अंडाशय हार्मोन के द्वारा, एफएसएच और एलएच के द्वारा। इधर यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा यहाँ अंडाशय हार्मोन स्रावित होते हैं, और यहाँ इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या? जीएनए-आरएच स्रावित करके पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच और एलएच को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो एलएच और एफएसएच दोनों मासिक द्रव्य के मध्य में उच्च स्तर पर स्रावित होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ये उस समय स्रावित होंगे। ये तो ये बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ तो ये बात है, मैं देखता हूं कि आपके बहुत अच्छी तरह बेटा जी समझ में आई है कि हम जो रज चक्कर की बात कर रहे हैं, मेनेस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि प्रारंभिक तौर पे ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज है में उसमें ब्लीडिंग होगी, जिसमें एंडोमेट्रियम क्या है वो टूटेगी यहाँ पर, साथ में म्यूकस और सेकेंडरी oocyte और वेजाइनल जो फ्लूइड है वो बाहर 1 से 5 दिन तक वो निकलेगा, यहाँ बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, जिसे हम यूट्राइन आंसू भी कहते हैं, यूट्राइन टीयर भी कहते हैं। इसके बाद में हमने कहा फॉलिकुलर फेज है, जिसमें फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा और एक मैच्योर ग्रेपियन फॉलिकल यहाँ पर बनता है। और मैच्योर ग्रेपियन फॉलिकल किससे? हार्मोन के प्रभाव से, एफएसएच और एलएच के प्रभाव से यहाँ पर रिलीज यहाँ प्रेरित किया जाता है, निर्माण होता है। और यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल है वो और थिका इंटरना सेल है, वो निरंतर यहाँ पर एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, और ये एस्ट्रोजन आगे चल के फिर गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय में और इसकी एंडोमेट्रियम को जो टूटी थी उसे वापस निर्माण करता है, और कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता है, जिससे गर्भाशय वापस प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है
है, किसके लिए, नए इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। गर्भाशय एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करता है कि कोई न कोई यहाँ पर अंडाणु निषेचित होकर थोड़े समय के बाद में आएगा, उसे यहाँ पर इम्प्लांट करना है। इसलिए गर्भाशय निरंतर तैयार होता है और टूटता रहता है। ये तो ऐसी जो क्रिया होती है इसको हम कहेंगे फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। या आपसे पूछ सकते हैं कि गर्भाशय की कोशिकाओं में एंडोमेट्रियम में विभाजन किस हार्मोन की उपस्थिति में होता है, तो आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति में ये यहाँ पर प्रोलिफरेशन होगा, विभाजन होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि अंडोत्सर्ग के बाद में ये विभाजन जो हुआ था या एंडोमेट्रियम जो बनी थी उसे मेंटेन कौन करता है, तो मेंटेनेंस करने का काम यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर करता है। और उस समय फिर क्या, प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेटरी फेज रहती है, अत्यधिक वो यहाँ पर स्रावी अवस्था रहती है, तो इसके अंडोत्सर्ग के बाद में सीक्रेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो ये हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों पेज आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, पार्ट सेकंड है और इसके लिए हम एक नया लेक्चर तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।